वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और हम लोग टॉप 500 MCQ सॉल्व कर रहे थे। पार्ट सेकंड है भारत के इतिहास का। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है और सेकंड पार्ट हम लोग फिर से कंटिन्यू कर चुके हैं। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीपीसीएस, आरओ री एग्जाम के लिए, बीईओ, यूपीट्रिपलएससी के कोई एग्जाम, इन सभी के लिए जहाँ भी इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन भारत, इन तीनों के इतिहास से रिलेटेड प्रश्नों को आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा अपना नया कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। मात्र 1600 रुपये में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीपीसीएस के लिए, जो कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, और आरओ री एग्जाम प्रीलिम्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो मात्र 800 रुपये में। इसके लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और ऐप डाउनलोड करके आप जो भी कोर्स परचेज करेंगे वहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है, ज्ञान सर, जो कि अभी 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इससे पहले जो सीरीज़ मैंने इस चैनल पर स्टार्ट की है वो दोपहर 1 बजे की है, और रात को ये जो प्रैक्टिस करें इसके साथ में पीसीएस के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी चल रहा है। अब ये जो सीरीज चल रही है वो आरओ री एग्जाम और यूपीपीसीएस के लिए भी है। बाकी जो भी क्लासेस चल रही है यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, आर्य समाज में फूट का सबसे बड़ा कारण क्या था? ऑप्शन ए, अन्य धर्मों के लोगों को हिंदू धर्म में परिवर्तित करना। ऑप्शन बी है विधवा पुनर्विवाह और इसकी सामाजिक स्थिति की वैदिक पवित्रता। सी है पुजारियों के लिए ब्रह्मचर्य की विचारधारा, और ऑप्शन डी है मांस खाने पर सवाल पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सबसे बड़ा आर्य समाज में फूट का कारण था कि मांस खाने के सवाल पर 1875 में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने वेदों का इसमें प्रचार किया और पुजारियों के लिए ब्रह्मचर्य आदि की जो शुद्धता है इस पर जोर भी दिया था। लेकिन मांस खाने के सवाल पर 1893 के बाद पंजाब में 2 हिस्सों में ये बंट गया था। तो मांस से परहेज करने वाले समूह को महात्मा समूह, और मांस का उपभोग करने वाले के जो छिधर थे वो कल्चरल पार्टी में आते थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 32वां क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा उत्तर सही दिया गया है। कथन है, सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधारों से जुड़े थे। इसका कारण है क्योंकि छुआछूत और लिंग आधारित असमानता जैसी लगभग सभी सामाजिक बुराइयां एक तरह से या दूसरे धर्म से वैधता प्राप्त करती हैं। इनमें से कौन से कथन या क्या सही दिया गया है? जो ऑप्शन है ए सही है और आर भी सही है, इसका स्पष्टीकरण दे रहा है, या फिर आगे के जो ऑप्शन हैं वो आप देख करके सही उत्तर चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही स्पष्टीकरण भी करता है। 33वां क्वेश्चन है, सती प्रथा के उन्मूलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राम मोहन राय ने किया था। सेकंड स्टेटमेंट है, 1829 में बंगाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। थर्ड है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अवधि के दौरान सती को समाप्त कर दिया गया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 34वां क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ब्रह्म समाज विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़ा नहीं था। सेकंड है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के मुखर प्रस्तावक थे। थर्ड है, हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ये जो आया था इसने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दिया गया ब्रह्म समाज विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से नहीं जुड़ा था, जबकि ये विधवा पुनर्विवाह के मुद्दे को भी उठा रहा था, इसलिए पहला कथन गलत है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है। 35वां क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आयु की सहमति अधिनियम 1891 12 वर्ष से कम उम्र की जो लड़कियां थीं इनके विवाह की मनाही है। सेकंड है, तिलक सहमति अधिनियम में था 1891 में आया कि ये इसके खिलाफ मुखर प्रस्तावक थे, मतलब जो ये बाल विवाह था उसके खिलाफ।
थर्ड स्टेटमेंट है शारदा अधिनियम 1930 ने क्रमशः लड़के और लड़कियों के विवाह की जो उम्र है वो 21 और 18 वर्ष कर दी गई थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि शारदा अधिनियम 1930 में आया था। इसमें लड़के की जो उम्र थी विवाह की वो 18 वर्ष थी और लड़कियों की उम्र कर दी गई थी 14 वर्ष, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही दिए गए हैं। 36 क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है यह तिलक द्वारा स्थापित किया गया था। सेकंड है इसने स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत की। थर्ड इसने भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि पूना सार्वजनिक सभा ने भारत सरकार और लोगों के बीच मध्यस्थता का काम किया, लेकिन इसे एमजी रानाडे के द्वारा 1870 में स्टैब्लिश किया गया, ना कि तिलक के द्वारा। और यह स्वदेशी और स्वराज के सिद्धांत की वकालत भी नहीं करता था, इसलिए ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 37 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण था। पहला है राष्ट्रवाद की अवधारणाओं का विश्वव्यापी उत्थान। सेकंड है भारतीय पुनर्जागरण। थर्ड है अंग्रेजों द्वारा भारत में शुरू किया गया आधुनिकीकरण। फोर्थ है भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों की प्रतिक्रिया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 38 क्वेश्चन है, इनमें से सारे कथन देखिए और कौन से कथन सही दिए गए हैं बताना है। पहला कथन है औपनिवेशिक शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण था। सेकंड है ब्रिटिश सैन्य शक्ति ने भारत में राजनीतिक एकता लागू की। थर्ड है भारतीय प्रांत अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थे, रियासतें प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के अधीन थीं। इनमें से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा इनकरेक्ट है क्योंकि जो भारतीय प्रांत थे वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करते थे और जो रियासतें थीं ये अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन के अधीन थी, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। 39 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में योगदान नहीं था। फर्स्ट है एक पेशेवर सिविल सेवा। सेकंड है भारत की राजनीतिक एकता। थर्ड है भारत में सांस्कृतिक एकता और फोर्थ है पंचायती राज। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 और 4 इसमें नहीं थे, फर्स्ट और सेकंड इसमें था। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव था। पहला है भारतीयों में आध्यात्मिक सोच का प्रसार। सेकंड है उदार और कट्टरपंथी पश्चिमी विचारों का प्रसार। थर्ड है एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में मदद की। फोर्थ है राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने में मदद की। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन है वेलबी कमीशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार ने की थी। ऑप्शन ए भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुधार लाने के लिए। ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की डायरकी के कामकाज की जांच करने के लिए। ऑप्शन सी सरकारी योजना की प्रगति की जांच करना और सुधार लाने के लिए नया कदम सुझाना। और ऑप्शन डी ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों में पूछताछ करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अनावश्यक खर्चों की पूछताछ करने के लिए वेलबी कमीशन की स्थापना की गई थी। 42वां क्वेश्चन है आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में फ्रेजर कमीशन की स्थापना इस प्रकार की गई। पहला है नागरिक प्रशासन में सुधार। ऑप्शन बी रियासतों और सर्वोपरि शक्ति के बीच संबंधों की जांच करें। सी है शिक्षा में सुधार और ऑप्शन डी पुलिस विभाग में सुधार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिस विभाग में सुधार के लिए। 43वां क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के 2 सत्र 1883 और 1885 में आयोजित किए गए थे। सेकंड है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य वास्तुकार थे। थर्ड है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 44वां क्वेश्चन है अपने प्रारंभिक चरण के दौरान निम्नलिखित में से क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्र का प्रचार और प्रसार करें। ऑप्शन बी एक उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास और प्रचार करें। सी है लोगों का राजनीतिकरण करना और उन्हें शिक्षित करना। ऑप्शन डी है समाज में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाज में सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना ये उद्देश्य नहीं था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसके अलावा ये तीनों सही होंगे। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, चेतना और राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक राय बनाएं और फिर आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को शिक्षित और एकजुट करें। सेकंड है, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनमत को रूस की तर्ज पर भारत में भी सुधार लाने के लिए राजी करना। उपरोक्त में से आईएनसी में नरमपंथियों का योगदान क्या था, ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो इसमें सेकंड है वो इनकरेक्ट है, और यहाँ पर पूछा क्या योगदान था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केवल पहला। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो नरमपंथी थे ये प्रार्थना और याचिका की पद्धति अपना रहे थे, तो राष्ट्रवादियों द्वारा जो रखी गई शर्तें थे वो मनवाने की कोशिश करते थे ब्रिटिश सरकार से, लोगों को शिक्षित करते थे, शिक्षित और एकजुट करने पर भी ध्यान देते थे। तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इन लोग की जो पद्धति थी वो ये थी कि प्रार्थना और याचिका, इसको मानते थे कि इस तरीके से भारत में सुधार लाने के लिए हम ब्रिटिशर्स हैं इनको राजी कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, जो कि स्टेटमेंट वाइज आपके एग्जाम में बन जाते हैं प्रश्न, उनके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। जिन्हें भी पार्ट फर्स्ट ईजी लग रहा था ये उनके लिए भी है कि उनको अगर पार्ट फर्स्ट ईजी लग रहा था, क्योंकि वो प्रश्न ऐसे थे जो ईजी क्वेश्चन आप लर्न कर सकें, और अगर वन लाइनर क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन जाए तो आपके इनकरेक्ट ना हो। अभी आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही, क्योंकि मैंने कहा था 500 ईजी है, सेकंड पार्ट में थोड़ा सा मॉडरेट आप क्वेश्चन देखने को पाएंगे, और थोड़ा आपको अगर डिफिकल्ट भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक आप हैबिचुअल हो जाएंगे इन क्वेश्चंस के प्रति जो आप वहाँ पर अटेम्प्ट करें, तो आपको ऐसा ना लगे कि पहली बार ऐसे प्रश्न देख रहे हैं स्टेटमेंट वाइज। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ, ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है या इंटरेस्टेड हैं तो गूगल पे स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।